भारतीय माँ बाप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कफ सिरप जानलेवा हो सकते हैं। ये बात कितनी सच है? कफ सिरप पर आने से पहले माँ बाप को क्या करना चाहिए? हमने न्यूबॉर्न्स को भी देखा है कॉफ सिरप देते हुए। लोग अपने लिए भी यूज़ करते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं। वो अब कफ सिरप से डरें या फिर यूज़ कर लें। मैंने बताया एक्यूट कॉफ 3 हफ्ते से कम होती है। 1 साल से छोटे बच्चे को आमतौर पर दूध ज़्यादा दिया जाता है। दूसरी तरफ खांसी में कहते हैं दूध नहीं देना चाहिए। हाँ, फिर दूध से बलगम बनता है, ये तो हमारे उसमें एक मिथ है ना। क्या करें? हमने नोज ड्रॉप्स डालें, स्टीम डालें। कंटिका, सुआलीन, ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं। क्या जी। ये बच्चों को भी दी जा सकती है? मोलेटिव बताया मैंने आपको, तुलसी बताया था, आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, पहले 3, 4, 5, 6 बच्चे होते थे, ऐसे ही पल जाते थे। अब होते हैं 1 या 2। माँ बाप ओवर सेंसिटिव नहीं हो गए हैं कुछ? तो ओवर सेंसिटिव तो है ही, इस समय में बिल्कुल ब्लिंकिट का जमाना है ना। एयर प्यूरिफायर, आप उसका रोल कितना देखते हैं? बूढ़े लोगों के लिए और बच्चों के लिए तो एयर प्यूरिफायर उस सिचुएशन में 5-7 साल के बाद इनहेलर छूट जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है, अगर उसमें कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। तो कितने हफ्ते से ऊपर की खांसी में डर जाना चाहिए? डेफिनेटली 2 हफ्ते के ऊपर आपको इवैल्यूएशन चाहिए। धूप अगरबत्ती को किस तरह से देखते हैं? हम तो उसको पोल्यूशन ही मानते हैं। जब हम छोटे बच्चे थे तो टीवी पर एक ऐड देखते थे जिसमें आता था, बच्चे को खांसी है, अरे ये वाला सिरप दे दो, यही तो मैं देती थी जब मैं छोटी थी। और ऐसे दादी नानी की चेन से उस तरह से कफ सिरप की ऐड दी जाती थी। कुछ टाइम पहले तक भी यही होता था, घर में बच्चे को खांसी हुई, बगल के केमिस्ट से एक कफ सिरप लिया और बच्चे को दे दिया। लेकिन आज अगर बच्चे को खांसी हो जाए तो हालिया खबरों के बाद माँ बाप बच्चे को कफ सिरप देने से ही डरते हैं। खांसी हो तो कफ सिरप दें या ना दें, और दें तो कौन सा दें, कौन सा कफ सिरप सेफ है? आमतौर पर साधारण खांसी जुकाम के केस में बच्चों के साथ क्या करें? सर्दियां आ रही हैं, उससे पहले इन सभी सवालों के जवाब के साथ हम हाजिर हैं। हमारे साथ डॉक्टर शिशिर भटनागर हैं। नोएडा के आधे से ज्यादा माँ बाप इन्हें जानते हैं, दिल्ली एनसीआर के बहुत सारे मरीज इनसे वाकिफ हैं। डॉक्टर साहब, इस तरह के जो सवाल हैं, इन्हें लेकर कितने माँ बाप रोज आपके पास आते हैं? पहले तो बहुत शुक्रिया आपका मेरे को इस पॉडकास्ट के लिए बुलाने के लिए, और दूसरी चीज ये बताने के लिए कि मेरे बहुत सारे पेशेंट्स जानते हैं मेरे को इस तरह से। सिर्फ नोएडा के नहीं होंगे, लेकिन मैं करेक्ट कर लूं। हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत आभार और प्यार उन लोगों के लिए जिन्होंने इस तरह की मेरे को ऐसा मानते मेरे लिए। ये बात सही है आपने जो अभी बताई कि जिस तरह से बड़े पुराने समय से दादी नानी की कहानियां रहती थी, कि अभी ऐड में भी बहुत बार दादियों के एड्स आए हैं कि भाई ये फलाना खांसी सिरप बहुत अच्छा है, बट बिलीव इट, ऐसा कभी यूजली रिकमेंडेशन में था ही नहीं कि खांसी की कोई ऐसी दवाई होती है। अच्छा। खांसी को एज ए रिफ्लेक्स मानना चाहिए था हमेशा से। जैसे आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, धूल उड़ी तो आपने खांसा, तो क्या वो बीमारी के तौर पे आया? नहीं, वो आपकी बॉडी को एक किसी बाहर के एलर्जन से बचाने के लिए बॉडी ने जनरेट करी, तो क्या वो बीमारी तो नहीं हुई? ऐसे ही जब कभी बीमारी हुई, जैसे वायरस आया, वायरस एक फॉरेन पार्टिकल है, आपकी बॉडी में इन्वेड किया, बॉडी उसको रिएक्ट करेगी। किस फॉर्म में रिएक्ट करेगी? हो सकता है थोड़ा नेजल स्टिंगीनेस हो, थोड़ा नेजल डिस्चार्ज हो, छींके आए और थोड़ा बहुत खांसी हो। तो क्या एबनॉर्मल माना जाएगा? नहीं, ये तो बॉडी ने अपने आप को अपनी अपनी रक्षा के लिए ये सिम्टम्स बनाए। तो क्या मेरे को उसको रोकना चाहिए? तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि भाई कॉफ सिरप तो कभी थे ही नहीं। अच्छा। किसी किसी रिकमेंडेशंस में थे ही नहीं, वो तो बना लिए गए। मेरे को लगता है कि कुछ इसमें बनावट हमारे पेशेंट्स की जनरेशन भी हुई कि साहब खांसी की दवा दीजिए। अच्छा। अब जब डॉक्टर साहब अगर कोई खांसी की दवा नहीं लिखेंगे तो ये माना जाता है वो तो डॉक्टर साहब तो दवाई नहीं लिखते कुछ। तो खांसी की दवा बिल्कुल डॉक्टर को मजबूरी हो गई लिखना कि साहब हमें तो कुछ खांसी की दवाई लिखनी पड़ेगी, वरना मुझे डॉक्टर ही नहीं माना जाएगा, वरना शायद उसको अच्छा डॉक्टर नहीं माना जाए। तो इसलिए खांसी की दवा की जनरेशन शुरू हुई, और उसके बाद एक के बाद दूसरा, दूसरे का बाद तीसरा, मैं ज़्यादा अच्छा डॉक्टर या मैं ज़्यादा अच्छा खांसी ट्रीट करता हूँ, ऐसा शुरू हुआ। उसके बाद तो होड़ मच गई खांसी की दवाई की, और फिर तो आपने देखा बहुत कुछ हुआ, है ना। तो आप जो कह रहे हैं उससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि क्या खांसी के लिए किसी तरह के सिरप की जरूरत है ही नहीं? देखिए, खांसी को मैंने जैसे बताया कि एक रिफ्लेक्स है, आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ हुआ तो बॉडी ने उसको क्रिएट किया। ज़्यादातर वायरसेस आते हैं आपके शरीर में, 90-95% तो आपके पास वायरसेस हैं, इंक्लूडिंग मैं बच्चों की खास तौर से बात करूं तो बच्चों में तो इसका मैक्सिमम रोल वायरसेस का है।
कुछ एग्रेसिव वायरसेस होते हैं, कुछ माइल्ड वायरसेस होते हैं जो 2-4-5 दिन में ठीक हो गए। कुछ बच्चे 5 से 7 दिन 10 दिन भी लेते हैं, खांसियाँ थोड़ा ठीक होने में टाइम लगती है। बहुत सारी खांसियाँ ज़्यादातर वायरल कॉफ होती हैं, लेकिन बच्चों में बहुत सारे बच्चे स्पेशली जो यंगर एज वाले बच्चे होते हैं, 6 महीने से छोटे या 1 साल से छोटे, इनमें चेस्ट में सो कॉल्ड कंजेशन जिसे हम बोलते हैं ब्रोंकोस्पैज्म बड़ा कॉमन है वायरसेस के। अगेन वो भी एक रिफ्लेक्स कॉफ है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा दवाई की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट किसी गाइडलाइन में एंटी एलर्जीज का बहुत ज़्यादा जिक्र होता ही नहीं है। बाहर के किसी कंट्री में तो कॉफ सिरप ज़्यादा दिया ही नहीं जाता, और हमारे पुरातन काल से हमारे उसमें शहद का, तुलसी का, अदरक का यूज़ किया जाता था। हमारे सारे जितने भी पुराने हमारे दादा परदादा लोग हैं उन्होंने बहुत यूज़ किया, आज भी बताया जाता है। और मेरे ख्याल से हमें उसमें कोई नावाकिफ नहीं होना चाहिए उस चीज़ से कि भाई ये चीज़ें एक नॉर्मल चीज़ें हैं जिसको हमें होममेड चीज़ें हैं यूज़ करनी चाहिए रोज़मर्रा में। तो इसमें दवाई की आवश्यकता हमें लगती भी नहीं ज़्यादा। आप जितना ज़्यादा एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल करेंगे उतना, हाँ कुछ जगहों पे जहाँ पे आपको एलर्जिक रिएक्शन बहुत ज़्यादा लग रहा है, जुडिशियस तरीके से जहाँ आपको लगता है कि भाई यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, वो भी 2 साल से ऊपर, अच्छा, तब हमको एंटी एलर्जिक्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन वो भी अगर डॉक्टर साहब को लगे कि भाई हाँ इसकी ज़रूरत ज़्यादा है। हालांकि मेरे हिसाब से 7 से 10 दिन में ज़्यादातर चीज़ें अपने आप ही ठीक होने की क्षमता रखती हैं। अब इससे मेरे 2 सवाल हैं। पहला ये कि 2 साल से छोटा बच्चा है और उसको खांसी हुई, या तो सूखी खांसी होगी या जो आपने कहा कि ब्रोंकोस्पैज्म हो गया, उसको बलगम यहाँ जमा हो गई, उस केस में कफ सिरप पर आने से पहले माँ बाप को क्या करना चाहिए? देखिए प्रॉब्लम में अगर मैं इसको थोड़ा और 2 भागों में तोड़ लूँ जी, एक तो 1 साल से छोटे बच्चे और 1 से 2 साल तक के बच्चे, है ना? क्योंकि गाइडलाइंस में 2 साल से छोटे बच्चों में कॉफ कोल्ड की दवाइयाँ बिल्कुल मना हो गई। पहले एक्चुअली में थी भी नहीं ज़्यादा, लेकिन अब तो थोड़ा स्ट्रिक्ट और हो गया। अच्छी बात है। 1 साल से छोटे बच्चों में खांसी जुकाम का मेन कारण ज़्यादातर वायरसेस ही हैं। अभी जैसे थोड़ा पोल्यूशन बढ़ेगा तो और बढ़ेगा। उसमें से काफ़ी सारे बच्चों को ब्रोंकोस्पैज्म होता है, जिसके लिए आपको ब्रोंकोडायलेटर की शायद आवश्यकता पड़ सकती है। थोड़ा बहुत स्टीम, नोज ड्रॉप्स, और अगर बुखार है तो उसके लिए पैरासिटामोल यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हाँ, कुछ बच्चों में जैसे एक बड़ा कॉमन वायरस जो इस समय में चलता है वो रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस है, आरएसवी वायरस। बहुत सारे और वायरस हैं, एडेनो वायरसेस हैं, आरएसवी वायरस है। दे आर बेसिकली, अभी आपने देखा खूब दौर चला, अभी एक पिछले 1-2 महीने से इन्फ्लुएंजा वायरस भी आया, H3N2 भी आया, हमने सबने देखा। बच्चों में बहुत डिटेक्ट किया हमने। क्या स्पेसिफिक दवाई की जरूरत पड़ी? नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीवायरस की जरूरत ही नहीं होती है जी। बट कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में जहाँ निमोनियाज हैं और आपने अर्ली डिटेक्ट कर लिया, वहां पे उस दवाई से तुरंत ठीक भी होता है, जल्दी ठीक भी होता है। अगर निमोनिया है, अगर वायरल निमोनिया स्पेशली उस स्पेसिफिक वायरस से हुआ, जैसे आरएसवी से हुआ, तो आप उसके अगेंस्ट दवाई यूज कर सकते हैं। लेकिन वो भी एक टाइम, उसका विंडो पीरियड है, उस टाइम से पहले, उसके बाद ज्यादातर कोई जरूरत नहीं होती। बहुत सारे हमने H3N2 देखे जिसमें कुछ जरूरत नहीं पड़ी, खांसियां चल रही थी उसमें टाइम लगा लेकिन बच्चा फीवरलेस हो गया था। तो उस सिचुएशन में अगर आप दवाई यूज भी करते हैं तो कुछ फायदा नहीं है। एंटीएलर्जिक का यूज बहुत कुछ खास नहीं है। जितनी भी ट्रायल्स हुई हैं प्रोमिथाजिन को लेके, क्लोरफेनरमिन को लेके, डेक्सोमिथार्फन को लेके, किसी भी स्टडी में विसवेस अगर हम प्लेसिबो देखें तो कोई बहुत डेफिनेट फायदा नहीं आया। बहुत सारी कॉमन चीजें जैसे हनी हुआ, हनी का बहुत अच्छा बताया जाता है कि खांसी के लिए हमारे यहाँ पे यूज होता है, बहुत सारे कॉफ सिरप्स में, बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है। क्या हनी का बहुत स्ट्रांग रोल है? स्टडी में एटलीस्ट बहुत ज्यादा नहीं आया। गले को आराम वर्सेस प्लेसिबो थोड़ा सूदिंग इफेक्ट दे सकता है वो, शायद कुछ कॉफ रिसेप्टर्स को आपके, बिकॉज अल्टीमेटली हमारी जो खांसी है कॉफ रिसेप्टर बेस्ड है, थ्रोट में है कॉफ रिसेप्टर, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें, तो उन्हीं की बम्बार्डमेंट की वजह से तो खांसी आती है, उन्हीं की इरिटेबिलिटी की वजह से तो खांसी आती है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत उसमें सूदिंग इफेक्ट मिले, विच में हेल्प। आजकल मुलेठी का भी यूज है जिसमें हम खुद भी बोलते हैं मुलेठी पेशेंट्स को जस्ट एज ए होममेड वो। कमिंग बैक टू कि हम 1 साल से छोटे बच्चों में क्या करेंगे, तो 1 साल से छोटे बच्चों में हम ये कॉमन चीजें जैसे स्टीम हुआ या कभी कुछ ब्रोंकोडायलेटर्स की जरूरत पड़ी या नोज ड्रॉप्स हुई, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। नेजल ड्रॉप सेफ है बच्चे की? नेजल ड्रॉप्स, सेलाइन ड्रॉप्स आती हैं, वो यूज करेंगे, सेफ हैं, वो तो आप न्यूबॉर्न टाइम से भी दे सकते हैं। ऊपर से कुछ रब भी लगाते हैं कुछ लोग आजकल, रब्स और ये सब मना हो गया जी, ठीक है। और इनफैक्ट दे आर ऑल्सो, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो हमारी तरफ से जो बहुत सारे रब्स आते हैं
वो उनमें भी स्टडी और ट्रायल्स हुए हैं, उसमें भी प्लेसिबो के साथ इफेक्ट देखा गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो ज्यादातर इन सब चीजों ड्रग्स को के साथ क्या प्रॉब्लम आ सकती है? कैम्फर होता है जी उसमें, उसकी कैम्फर स्मेल बहुत तेज होती है। स्मेल तेज होती है, इट कैन फर्दर इरिटेट्स द एयरवेज। अच्छा, कैम्फर अपने आप में एक टॉक्सिक एजेंट है, अच्छा। उससे वॉमिटिंग्स हो सकती हैं, उससे और भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हम्म। तो अगेन इसको मना किया गया है। 1 साल से छोटे बच्चों में तो ये सब चीजें एकदम स्ट्रांगली मना है। तो माँ बाप को धैर्य रखना चाहिए। धैर्य रखना चाहिए और अपने डॉक्टर पे विश्वास रखना चाहिए। अगर डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि भाई 3 से 5 दिन लगेगा या 5 से 7 दिन लगेगा, हमने चेस्ट देख ली है, चेस्ट में कोई निमोनिया जैसा नहीं लग रहा, तो विश्वास करें। क्योंकि अगर आप किसी दूसरे डॉक्टर साहब के पास जाएंगे तो हो सकता है वो आपके प्रेशर में कुछ दवाई लिखें। इनडायरेक्टली आपने प्रमोट किया कॉफ सिरप्स को, क्योंकि आपने डिमांड जनरेट करी। वो डॉक्टर साहब उसका रीजन है ना, पहले 3 4 5 6 बच्चे होते थे, ऐसे ही पल जाते थे, अब होते हैं 1 या 2। माँ बाप ओवर सेंसिटिव नहीं हो गए हैं कुछ? तो ओवर सेंसिटिव तो है ही। इस समय में बिल्कुल ब्लिंकिट का जमाना है ना कि भाई मेरा बच्चा आज ही बीमार हुआ, दूसरे दिन फोन आ जाता है, मैसेज आता है कि डॉक्टर साहब अभी तक ठीक नहीं है। लेकिन ये सब हो सकता है कुछ हमारे समझाने में भी होती है। हम यूजुअली पेरेंट्स को हम समझा के भेजते हैं कि भाई ये 3 से 5 दिन लगेगा, लेकिन धैर्य तो आपको पता ही है क्योंकि दोनों वर्किंग है, ऑफिस सफर करता है, रात की नींद भी सफर करती है। भाई ये तो होगा ही, छोटे बच्चा टाइम तो लेगा इस तरह का। और ओवर मेडिकेट करना इस समय में ठीक नहीं माना जाएगा, जस्ट बिकॉज आपके लिए टाइम की प्रॉब्लम है या कुछ, आप उसको शॉर्टन नहीं कर सकते। वायरस की तो अपनी साइकिल है। तो एक तो आपने कहा कि दवा की जरूरत नहीं है 1 साल से छोटे बच्चे में, आमतौर पर 5 से 7 दिन में चीजें ठीक हो जाएंगी। स्टीम दे सकते हैं, अगर बलगम यहाँ जमी हुई महसूस होती है, जैसे फिजिकली भी चेक करते हैं, कुछ लोग कहते हैं छाती बज रही है बच्चे की, उस केस में क्या करें फिर? जो छाती बज रही जो वो है, या अगर मान लीजिए आपको लगता है कि कोई रेस्पिरेटरी बच्चे की सांस तेज चल रही है, तो मोस्ट लाइकली ऐसा हो सकता है कि वो वीजिंग की वजह से हो। बच्चों में वीजिंग बहुत कम है, बहुत कॉमन है। 6 महीने से छोटे बच्चों में आजकल जैसे हमारे पास ब्रोंकियोलाइटिस नाम की एक बीमारी है, वो चल रही है, वो भी RSV वायरस से ही होती है ज्यादातर। तो ऐसे बच्चों में थोड़ा सा अगर हमें एडमिशन की जरूरत पड़े तो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन, थोड़ा सा हाइड्रेशन का ठीक करना, थोड़ा IV फ्लूइड देके, थोड़ा ब्रोंकोडायलेशन देके, बस यही है। बस उसमें भी एंटीएलर्जी का कोई रोल नहीं है, हम अस्पताल में भी भर्ती करके कुछ नहीं करते हैं। द मेन चीज जो है वो है आप बच्चे का हाइड्रेशन मेंटेन रखें बाय गिविंग फ्लूइड्स। वो फ्लूइड्स आप ओरली दें तो अच्छा है। यूरिनेशन देखते रहें और ये देखते रहें कि बच्चे की सांस तेज तो नहीं चल रही है, बच्चा बहुत तेजी से हाफ तो नहीं रहा। प्रोबेबली दैट इज द टाइम जब हमें एडमिट करना पड़ सकता है, लेकिन वो बहुत हाई परसेंटेज नहीं होती। कॉमन बीमारियां, कॉमन खांसी जुकाम कॉमन से भी कम दवाइयों में ठीक होती है। आपने कहा लिक्विड्स देते रहें। 1 साल से छोटे बच्चे को आमतौर पर दूध ज्यादा दिया जाता है, दूसरी तरफ खांसी में कहते हैं दूध नहीं देना चाहिए। हाँ, अब देखिए ना, 6 महीने से छोटा बच्चा तो कुछ और पिएगा नहीं है ना, दूध ही पिएगा। तो ये यहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट हो गया कि जब हम देंगे ये दूध तो फिर दूध से बलगम बनता है। ये तो हमारे उसमें एक मिथ है ना। ये मिथ है, बिल्कुल मिथ है। आप सोचें कि 6 महीने से छोटे बच्चे को तो आप दूध ही दे सकते हो, और वैसे आप बोलते हो दूध से बलगम बनता है। अब कोई और ऑप्शन थोड़े छोटे में तो अगर हम वहां पे दे सकते हैं तो इट्स ए मिथ ना। तो दूध बंद करने की कोई जरूरत बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। दूध बंद करने की जरूरत नहीं है, केला बंद करने की जरूरत नहीं है, और चावल और दही भी बंद करने की जरूरत नहीं होती है। हमने आज तक किसी बच्चे को खांसी जुकाम के लिए इन 4-5 चीजों में से कुछ बंद नहीं किया, एंड सारे ठीक ही हो जाते हैं। 1 साल से बड़े बच्चे के केस में आपने अब आए 1 से 2 साल बच्चा, ऐसी सिचुएशन में भी यूजुअली दवाई की जरूरत नहीं है। इसीलिए गाइडलाइंस में एंटीएलर्जिक इस एज में भी मना की गई है। अच्छा, अगेन इसमें बच्चे थोड़े बड़े होते हैं तो इनमें ये चांस ज्यादा होता है कि दे विल रिकवर क्विक। अच्छा, ठीक है, बिना ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादातर 1 साल से छोटे बच्चों में आते हैं, क्योंकि उनमें हाइड्रेशन मेंटेन करना अपने आप में दिक्कत होती है। बच्चे का हल्का सा नाक भी ब्लॉक हो गया तो दिक्कत आती है। 1 से 2 साल वाले बच्चे थोड़े बड़े बच्चे होते हैं, वो अपने आप को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। तो वहां पे हमें थोड़ा अभी ये एक अच्छी बात हुई है कि पेरेंट्स में थोड़ी जागरूकता बढ़ी है कॉफ सिरप को लेके, एंटीएलर्जी को लेके। तो अब लोग समझते हैं। अच्छा, हालांकि हमारे हिसाब से अगर पहले भी हम बताते थे तो अगर पेशेंट का ट्रस्ट है डॉक्टर पे तो वो मानते थे वाली बात। लेकिन ये है कि अब थोड़ा मेरे को लगता है और माना जाएगा, बिकॉज अभी आपको गाइडलाइंस में भी आ गया है, तो डॉक्टर को भी थोड़ा सा बाध्य किया गया है इस चीज के लिए कि वो अपनी उससे ज्यादा इस्तेमाल ना करें दवाई। मोस्ट ऑफ द टाइम डॉक्टर्स नहीं करते हैं, बट कभी कभी अंडर प्रेशर कुछ एंटीएलर्जिक लिख सकते हैं, तो मेरे को लगता है उसको भी हमें थोड़ा रोक लेना चाहिए।
ये देखते हुए कि भाई उसकी ज़रूरत है, आवश्यकता है कि नहीं। तो बड़ा सवाल ये, कफ सिरप का रोल कब और कहाँ आता है? कॉफ सिरप का रोल बहुत कम है। जैसे एक ज़माने में एक बीमारी होती थी पर्ट्यूसिस, ठीक है, जिसमें खांसी बहुत ज़्यादा है, लीडिंग टू लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन, जैसे कि हर्निया हो गया, सबकंजक्टिवल ब्लीड हो गया, या कुछ मैसिव कुछ एम्फिजिमा हो गया, कुछ मतलब अंदर कुछ हो गया, कुछ ईयर लीक्स हो गए। उस सिचुएशन में कभी कभी कॉफ फॉर्मूले का रोल है, बहुत ही कम जगहों पे उसका रोल बताया गया है। ये कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम कॉफ सिरप देते हैं, स्पेशली वो भी 12 साल से बड़े, जिसमें कभी कभी कोडीन की जरूरत पड़ती है इस तरह के कॉफ रिस्पिरेशन। वो भी बेसिकली डेक्सोमेथासोन या कोडीन से यूज, डेक्सोमेथासोन उसी का, कोडीन का ही अगला वाला वो है प्रोडक्ट है। बट ये है कि हाँ, ऐसी एज में 12 साल से ऊपर जुडिशियस यूज किया जा सकता है 1-to-1 कॉन्टैक्ट के साथ, कि 1-to-1 पेशेंट देखने का हाँ इसको जरूरत है, और मेजर कॉजेज रूल आउट कर लिए। नाउ यू नो दैट इट इज जस्ट ए इरिटेबल कॉफ जिसका कोई रीजन नहीं है, उस सिचुएशन में आप वो यूज कर सकते हैं। अगर खांसी 1 हफ्ते से ज्यादा है और बच्चे की उम्र 2 साल से 10 साल के बीच में है, तब क्या करें? देखें, एक्यूट कॉफ 3 हफ्ते से कम बोली जाती है। अगर आपकी खांसी 3 हफ्ते से कम है तो उसको एक्यूट कॉफ बोला जाता है। 1 हफ्ते से ज्यादा अगर खांसी परसिस्ट कर रही है तो आपको उसका रीजन ढूंढना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वायरल कॉफ यूजली 7 से 8-10 दिन तक आते आते धीमी पड़ रही होती है ना। ठीक है। तो अगर 1 हफ्ते से ज्यादा चल रही है तो हो सकता है उसको वीजिंग ज्यादा हो, चेस्ट में उसको सो कॉल्ड कंजेशन, जिसे कॉमन भाषा में कंजेशन बोलते हैं, या हमारी तरफ से वो वीजिंग हुई या ब्रोंकोस्पैज्म हुआ, शायद बच्चे को वो ज्यादा हो रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा एक बार इवैल्यूएशन होना चाहिए। प्लस अगर बच्चा फीवर में है और खांसी ज्यादा है तो प्रोबेबली ये एक ऐसा पेशेंट हो सकता है जिसमें या तो वायरल निमोनिया है या बैक्टीरियल निमोनिया, तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। इनफैक्ट छोटे बच्चों में एक बड़े मजे की बात बताते हैं आपको, कि बहुत बार 6 महीने के खांसी है, कोई जुकाम नहीं है, बच्चे को खांसी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज गैस्ट्रोइजोफेजियल रिफ्लक्स, GER बोलते हैं उसको हम, वो ये कारण है खांसी का। आप सोचें, किसी एंटी एलर्जिक के बिना आपने एंटी रिफ्लक्स दिया और बच्चे की खांसी ठीक, पर ये कैसे पता चलेगा कि उसे GER है? तो ये तो डॉक्टर इवैल्यूएट कर पाएंगे अच्छे से। तो बट हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए आते हैं, हमारी खांसी नहीं ठीक हो रही बच्चे की, और बच्चे को रिफ्लक्स है, एंड रिफ्लक्स ही आपने दवाई दी और बच्चा ठीक। सो ऐसा भी हो सकता है। तो खांसी, अगेन मैंने जैसे यहाँ पे भी ये फैक्ट वो हो गया ना कि हमेशा आपको एंटी एलर्जिक और सब की जरूरत नहीं है। आपको कॉफ का कॉज इवैल्यूएट करना है कि कॉज क्या है। मैं तो ये सोच रही हूँ, बच्चा 0 डे से लेके ऑलमोस्ट 10 साल का हम डिस्कस कर चुके हैं, अभी तक कफ सिरप का कोई मेजर रोल बिल्कुल आया नहीं है, फिर भी हर घर में छोटे बच्चे हैं और वहाँ कफ सिरप की बॉटल्स में बॉटल्स हैं। आप सोचें, हमने न्यूबॉर्न्स को भी देखा है कफ सिरप देते हुए, बच्चा 5 दिन का, 7 दिन का, और दवाई कफ सिरप लेके आ रहा है। आप सोचिए क्या हाल होता होगा। फिर जब खांसी होती है डॉक्टर साहब, इरिटेशन तो होती है, गले में दिक्कत तो होती है, कभी गला छिल जाता है, सूखी खांसी है तो, बलगम वाली है तो अलग तरह की समस्या होती है। वो फेरेंजाइटिस है, तो बॉडी के अपने रिएक्शंस है ना, जो बॉडी क्या करें, बच्चा तो छोटा है, वो परेशान होगा और माँ बाप को परेशान करेगा, माँ बाप आपको परेशान करेंगे। हाँ सही बात है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा हर जगह में एंटी एलर्जिक्स का या कॉफ सिरप्स का रोल होता है। क्या करें? जो आपको बताया हमने, नोज ड्रॉप्स डालें, स्टीम डालें, अगर ब्रोंकोस्पाज्म है तो ब्रोंकोडायलेटर्स दें, है ना, और कुछ इसमें है नहीं। और इनफैक्ट इसमें एंटीबायोटिक का भी बहुत रोल नहीं है। लोगों को तो लगता है खांसी इतने दिन तक है तो इन्फेक्शन हो गया, लेकिन आपको उसका मैंने जैसे बताया 1 हफ्ते के ऊपर अगर खांसी हो रही है तो एक बार इवैल्यूएशन तो जरूर होनी चाहिए कि कहीं कुछ और रीजन तो नहीं है। बट यस, 2 हफ्ते के आसपास अगर है तो इवैल्यूएशन जरूरी है। इवैल्यूएशन में क्या है? इवैल्यूएशन का मतलब ये हुआ कि डॉक्टर फिजिकल एग्जामिनेशन कर लें, थ्रोट की एग्जामिनेशन कर लें, चेस्ट की एग्जामिनेशन कर लें, और अगर कोई हिस्ट्री, अच्छे से हिस्ट्री लें कि हिस्ट्री में कुछ और तो नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस की हिस्ट्री तो नहीं आ रही है फैमिली में, तो ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा एक बार देखना जरूरी है। इवैल्यूएशन इस तरह से होना जरूरी है। प्रोबेबली अगर 2 हफ्ते हो चुके हैं तो एक एक्सरे की जरूरत पड़ सकती है, जस्ट टू पीप इनटू द लंग्स की लंग्स में क्या हो रहा है। ओके जी, जैसा कॉज पता चलेगा फिर उसके हिसाब से ट्रीटमेंट होना चाहिए। अब मुझे शेल्फ में दिख रहा है बहुत सारे कफ सिरप जो केमिस्ट की दुकान पे आगे लगे रहते हैं। मान लीजिए बच्चा 10 साल से बड़ा है, वहाँ कफ सिरप का रोल है? मैं रोल ढूंढ रहा हूँ, अभी तक तो आपने बताया ही नहीं है कि कफ सिरप की जरूरत भी है। जी, सो अभी हमने 2 साल तक डिस्कस किया, 2 से 5 साल और 5 से 10 साल पे आ जाता है। जी, 2 से 5 साल में यूजली 1-to-1 केस में आप एंटी एलर्जिक्स यूज कर सकते हैं।
ठीक है। एंटी एलर्जिक्स बहुत बार सेफ होते हैं ऐसी एज के लिए, और बहुत सिचुएशंस में कॉफ सिरप तो अभी भी नहीं है, वो है तो एंटी एलर्जिक अभी भी हो, बट सिरप के फॉर्म में है। सिरप फॉर्म में। भाई हमारे यहाँ पे कोई भी दवा जो कॉफ कोल्ड में यूज करे और सिरप फॉर्म में, उसे कॉफ सिरप बोला जाता है। हमारे हिसाब से तो एंटी एलर्जिक हुई वो। अच्छा। तो एंटी एलर्जिक्स यूज करने में जुडिशियसली आप 2 से 5 साल में यूज कर सकते हैं, लेकिन गाइडलाइंस अगेन यही कहती है कि जहां तक हो सके आप अवॉइड करें। आप बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स भी आते हैं जिसमें बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ज्यादातर तुलसी और अदरक और मुलेठी टाइप है, वो उसका बने बनाए प्रिपरेशन भी आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं, आप घर में बना सकते हैं। सो अगेन 2 से 5 साल वाला बच्चा बड़ा है, एक्सप्लेन भी कर सकता है मेरे को क्या है, तो आप उसको उसके अकॉर्डिंगली ट्रीट कर सकते हो। अगेन यहाँ पे भी कॉफ सिरप का ज्यादा रोल नहीं है। 5 से 10 साल पे आप कभी कभी कॉफ सिरप यूज कर सकते हैं, वो भी इंट्रैक्टेबल कॉफ, जो कि किसी स्पेसिफिक बीमारी को इंडिकेट नहीं करता, जो कि एक इरिटेंट कॉफ की कैटेगरी में आता है, और आपको लगता है और आप कन्विंस हैं कि यहाँ पे मैं कॉफ सिरप का यूज कर सकता हूँ इन ए लो डोज, वहां पे आप यूज करने की कोशिश कर सकते हैं। यानी अगर वो पोल्यूशन से ट्रिगर हुआ है या खांसी जुकाम बुखार, पोल्यूशन से ट्रिगर जो खांसियां होती हैं वो ज्यादातर ब्रोंकोस्पैज्म करती हैं जी, तो वीजिंग करती हैं। जो अभी देखिए स्मॉग और स्मोक का टाइम आएगा तो ज्यादातर बच्चे वो करेंगे। इसमें भी बहुत सारे बच्चे इनफैक्ट एस्थमेटिक भी होते हैं। एक ऐसा बच्चा जो कि कॉफ को रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, आप सोचिए कॉफ सिरप पी पी के, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास कॉफ सिरप पी पी के बड़े बच्चे बहुत सारे आते हैं कि साहब ठीक ही नहीं हो रहा, तो बच्चे को तो एस्थमेटिक था बच्चा, उसको इनहेलर पे डाला और बच्चा इनहेलर पे ठीक हो गया, ही स्टार्ट डूइंग वेल। तो आप खुद ही सोचें, क्या इसमें हमने कॉफ सिरप यूज किए? नहीं। स्पेसिफिक दवाई की जरूरत देते होंगे क्योंकि वो इनहेलर से बहुत डरते हैं। देखिए ये टाइम आ गया अब हमें उनको एक्सप्लेन करने का। देखिए मैं बहुत सारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखता हूँ अपनी प्रैक्टिस में, और अगर पेरेंट्स को कन्विंस किया जाए और पेरेंट्स को बताया जाए एक ट्रायल देने के लिए भी कि देखिए ये ऐसे काम करता है, और आपकी फैमिली में अगर हिस्ट्री है, आप यू कैन सी मोर इम्पोर्टेंट इज अगर आप पेशेंट के साथ टाइम लगा के डिस्कस करें, तो मेरे को लगता नहीं कि कोई पेशेंट कन्विंस नहीं होता। यू नीड टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, यू नीड टू एक्सप्लेन योर चाइल्ड कि भाई ये हमें दिक्कत लगती है। अगर कुछ टेस्टों से मदद मिलती है तो आप टेस्ट से उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हो कि भाई ये वाली ऐसी ही आ रही है। तो इसमें इनहेलर से डलना ये बिल्कुल सही बात है। जैसे ही हम कभी कभी इनहेलर्स बताते हैं तो पहले उनको लगता है कि एडिक्शन हो गया इससे, अब तो एडिक्शन हो ही जाएगा डॉक्टर साहब, लेकिन उनको आप बताएं कि जो इनहेलर्स हैं, इनहेलर्स की डोजेस भी कम होती हैं, मोर इजी, इट इज एड्रेसिंग योर चाइल्ड्स लंग्स डायरेक्टली। आपके सिरप तो पहले मुंह में जाएंगे, ब्लड में जाएंगे, सब जगह जाएंगे, लंग्स वाले तो बिल्कुल स्ट्रेट इनहेलर्स तो आपके लंग्स में जाते हैं, दे हैव देयर इफेक्ट। आप समझा सकते हैं, पेशेंट को कन्विंस करना आना चाहिए आपको। एक पहला डर ये होता है कि इनहेलर्स पे बच्चे को डाला तो जीवन भर वो इनहेलर्स लेगा। तो देखिए इसमें एक सॉल्ट है जिसे हम बोलते हैं लिवोसॉल्बिटामोल। लिवोसॉल्बिटामोल का काम है जो कि सांस की जो एयरवेज हैं जो श्रंक हो गए थे उसको फैलाना। अब उसको आप 3-4 तरीके से दे सकते हो, जैसे ओरल सिरप्स, दूसरा इनहेलर्स, बहुत सारे लोग नेबुलाइजर से भी देते हैं, और आप सबक्यूटेनियस या आईवी भी दे सकते हो। तो जो सबसे कॉमन है, सबसे सेफ और सबसे बढ़िया तरीका है वो इनहेलेशन मैकेनिज्म। अच्छा, जिसमें हमारे यहाँ पे लोग सोचते हैं सिरप सेफ है। सही, तो उसमें डोज भी ज्यादा जाती है, इसकी डोज भी बहुत कम होती है। आप सोचें कि जो लिवोसॉल्बिटामोल जो हम यूज करते हैं उसकी स्ट्रेंथ है 50 माइक्रोग्राम्स, आप 2 से 3 पफ एक साथ दे सकते हो। जबकि जो हम नेबुलाइजर्स में यूज करते हैं 0.5 mg 0.63 mg यूज करते हैं, उसमें हालांकि बहुत सारा वेस्ट भी होता है, लेकिन वो मिलीग्राम्स में है, ये माइक्रोग्राम्स में। तो थोड़ा सा ऐसा गणित भी एक्सप्लेन करना जरूरी रहता है ताकि एक कन्विंस, और जो ओरल है वो तो मिलीग्राम्स में होता है, डायरेक्ट उसमें जाता है बॉडी में। तो कहीं ना कहीं ये अभी एक समय आया है कि हमें समझाना, और मेरे ख्याल से बहुत अच्छा काम चल रहा है। रेस्पिरेटरी सोसाइटीज हमारी जितनी भी हैं, पीडियाट्रिक्स की हैं और एडल्ट्स, उसमें भी एडल्ट मेडिसिन में भी एक्सप्लेन करते हैं। एडल्ट्स तो खैर कन्विंस हो जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों के लिए कि साहब इसकी आदत पड़ जाएगी, ये तो अभी बहुत छोटा है और अभी से इनहेलर मिलने का मतलब ये हो गया तो पूरी उम्र के लिए रहेगा। ऐसा क्या ये बात सच है? नहीं, ऐसा सच नहीं है। अगर आपका बच्चा ट्रू एस्थमेटिक है तो आपको बीच में जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ वीजर्स ही होते हैं जो 5 से 7 साल तक ठीक भी हो जाते हैं। अच्छा, दे हैव कम जस्ट बिकॉज उनकी एक टेंडेंसी है ज्यादा, दे आर प्रोननेस
टू रिएक्ट इन ए लिटिल मोर एग्रेसिव वे। तो बहुत सारे वीजर्स ठीक भी हो जाते हैं अपने आप ही, बिकॉज 5-7 साल के बाद इनहेलर छूट जाए, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा होता है, अगर उसमें कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं है। जो एस्थमेटिक्स हैं उसमें हमें यूज करना पड़ता है बीच में, और उनको ऐसा उसको एक आदतन नहीं मानना चाहिए कि भाई मेरे को एडिक्शन हो गया। दिस इज नॉट एडिक्शन। जब पोल्यूशन ज्यादा है, एलर्जीज ज्यादा है, उस जिन समय दिनों ज्यादा में बच्चे को, जैसे अभी मौसम चेंज हो रहा है, इस समय में हमारे पास ज्यादातर एस्थमेटिक्स एग्रेवेशन में आते हैं। उधर इधर सितंबर अक्टूबर हुआ, उधर मार्च अप्रैल हुआ। तो इन मौसमों में जब सीजन में चेंज होता है तो ये काफी सारी चीजें, इसमें बहुत सारे बच्चे वीजिंग में जाते हैं। तो दिस इज द टाइम जब हम इनहेलर्स पे थोड़ा, पेरेंट जो इनहेलर्स पे हैं बच्चे, उनको स्ट्रिक्टली बताते हैं कि आपको इनहेलर्स बंद नहीं करना है। बड़ी अच्छी बात है कि आपने कुछ देसी तरीके प्रमोट किया। आमतौर पर डॉक्टर्स कहते हैं हमें नहीं पता, हम दवा लिखना जानते हैं, हम शहद तुलसी के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इससे मुझे याद आया कि कंठिका, सुवालीन, ऐसी बहुत सारी होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयाँ होती हैं, क्या ये बच्चों को भी दी जा सकती है? देखिए, इनका रोल एज सच आयुर्वेद के हिसाब से कितना है हमें नहीं पता, लेकिन हम, हाँ, जो मैंने बताया, अगर हम प्लेन चीजें जैसे मुलेठी बताया मैंने आपको, तुलसी बताया, अदरक, आप इस्तेमाल कर सकते हो। जो जड़ी बूटियां, जो कोई स्पेसिफिक चीजें हैं जैसे कंठिका टाइप आपने बताया, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, हम यूजुअली इसमें कोई कमेंट भी नहीं कर सकते हैं। बट ये कि हाँ, मेरी तरफ तौर पे ये जो मैंने 3-4 चीजें बताई, आप बड़े आराम से यूज कीजिए ना। ओके। छोटे बच्चों की रेस्पिरेटरी हाइजीन कैसे मेंटेन की जाए जिससे उनको खांसी हो ही कम? देखो, खांसी मैंने ऐसे जैसे बताया कि खांसी कोई रेस्पिरेटरी अनहाइजीनिक तरीके से नहीं होता है कि आपने हाइजीन नहीं मेंटेन किया तो आपको खांसी हो गई जी। वो तो एक रिफ्लेक्स है आपकी बॉडी का। रिफ्लेक्स टू व्हाट? रिफ्लेक्स टू बाहर से इन्वेजन जी। इन्वेजन क्या हुआ? वायरस का हो सकता है, केमिकल का हो सकता है, डस्ट का हो सकता है, पोल्यूशन का हो सकता है। आप डस्ट और पोल्यूशन कैसे रोक सकते हो? मास्क से रोक सकते हो, बीइंग स्टेइंग इनडोर्स। अभी शाम को 5 बजे के आसपास जब आप देखेंगे पोल्यूशन बैठना शुरू होगा, बेटर अवॉइड दैट टाइम, जब आप ज्यादा वो लगते हैं। सी इट्स अबाउट दिस आई कॉल्ड एज एटिकेट्स। आपको अपनी उसकी हाइजीन, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स रखने हैं। आप अंदर रहें, डस्ट क्यों जाके बाहर खाना चाहते हैं? डस्ट एंड पोल्यूशन जितने भी, धूप में आप अंदर हैं, क्योंकि होता क्या है कि जैसे शाम होती है, डस्ट पार्टिकल्स और पोल्यूटेंट्स जो नीचे बैठने शुरू करते हैं, दे कम इन ए रेस्पिरेबल रेंज एंड यू कीप इनहेलिंग देम मोर, और आप ऑब्वियसली आपकी बॉडी उसको एग्रेसिवली रिएक्ट करेगी जी। तो देयर इज नथिंग कॉल्ड एज हाइजीन, इट इज जस्ट दैट यू जस्ट नीड टू मेंटेन ए एटिकेट ऑफ दिस टाइप कि भाई मैं वहां पे ना जाऊं जहां पे मेरे को दिक्कत है ना। मान लीजिए सामने किसी को खांसी जुकाम है और आपको लगता है आपका बच्चा छोटा है, तो आप क्यों जाना चाहते हैं उनसे मिलने के लिए, और या दूरी मेंटेन करें उनके साथ। यहाँ पे आपकी हाइजीन, हैंड हाइजीन और उसका रूल आता है, सोशल डिस्टेंसिंग, बस जी। ये तो हुई बात। अब एक बड़ा नया चीज है जो हर किसी घर में पहुंच गई है, एयर प्यूरिफायर। आप उसका रोल कितना देखते हैं? देखिए, एयर प्यूरिफायर कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं कि आप 12 घंटे अगर घर के अंदर में है तो 12 घंटे एयर अच्छी ले सकते हैं ना, क्या हर्ज है। अब इसके लिए सबसे ज्यादा हमें प्रॉब्लम ये होती है कि नहीं डॉक्टर साहब, बाहर जाएंगे तो बाहर तो सब वैसे ही एयर है जी। तो मेरा बच्चा तो अच्छी एयर के लिए यूज हो गया जी, अब बाहर में जाके उसको रिएक्शन ज्यादा होगा जी। तो उसको ऐसे ना माने, उसको ऐसे माने कि 24 घंटे में से, अब जब सपोज आप एसी है, अब अगर 8 घंटे 10 घंटे की नींद आप अच्छे से एसी में ले सकते हैं और बाहर आप 12 घंटे काम करते हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए ना। ऐसे ही अगर आप 12 घंटे, जब आप सपोज रात में 8-10 घंटे 12 घंटे अंदर रह रहे हैं, तो 12 घंटे आप अच्छी हवा ले सकते हैं। 12 घंटे खराब ही सही, एवरेज इफेक्ट तो ठीक हो जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जरूरी नहीं है कि अगर आप एयर प्यूरिफायर वाले कमरे में रहते हैं तो बाहर निकलने पर आपको ज्यादा समस्या होगी? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ओके। तो एयर प्यूरिफायर यूज करने में कोई हर्ज नहीं है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे आपका बच्चा ज्यादा सेंसिटिव है ना। तो उस सिचुएशन में, और अगर आप सोचिए 500-700 जब पहुंचेगा, अभी कुछ महीने रुक जाइए, 1-1.5 महीने रुक जाइए, पहुंचेगा 1000 भी पहुंच जाता है, पहुंचेगा। तो उस सिचुएशन में वो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा, क्योंकि चेस्ट कंजेशन शुरू हो जाएगा बूढ़े लोगों के लिए, और बच्चों के लिए तो एयर प्यूरिफायर उस सिचुएशन में बहुत अच्छा काम करना चाहिए जी। तो जब लोग पहले गूगल मैप पे डिस्टेंस देख के निकलते हैं, AQI भी देख के निकल रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे देख के निकलना चाहिए, देख के निकल रहे होंगे। डॉक्टर साहब, भारत में इंडोर पोल्यूशन को लेकर बहुत सारी रिसर्च हुई है। बाहर का एक पोल्यूशन तो है ही, अब चूल्हे का जमाना तो नहीं रहा, फिर भी जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं उनके माँ बाप को आप क्या सलाह देंगे कि ये चीजें भी इंडोर पोल्यूशन करती हैं, स्मोक को बढ़ाती हैं, जिन्हें उन्हें यूज नहीं करना चाहिए?
इंडोर पॉल्यूशन आप देखिए ना, आपकी जितनी भी किचन्स हैं सारी की सारी आजकल किचन आइसोलेटेड किचन तो है नहीं, बेडरूम या उसके साथ कनेक्टेड है जी, ओपन जहाँ किचन आपने ओपन किचन है सारी, आपने खाना बनाया है ना, खाना बनाया तो उसके बाद चिमनीज हैं, चिमनी सारी कुछ तो नहीं कर, वो निकाल एग्जॉस्ट पूरा तो एग्जॉस्ट नहीं कर पाती हैं, तो कहाँ घूमेगा, अंदर ही सब कुछ अच्छे से बंद है। बहुत सारी आप स्मेल्स लगाते हैं घरों में, बहुत सारे परफ्यूम्स और ये सब जैसे धुआं अगरबत्ती लगाते हैं हम, ये भी तो इंडोर पॉल्यूशन ही हुआ। दूसरा, अपना एयर एक्सचेंज नहीं हो रहा है किसी भी तरह का, आपने पूरा उसको एकदम एनक्लोज एनवायरनमेंट में रखा हुआ है, कहीं से हवा अंदर ना आ जाए। यूजुअली अगर आप ऐसी सिचुएशन, यू शुड अलाउ एयर एक्सचेंजेस, यानी छोटे बच्चे हो तो खिड़की दरवाजे भी थोड़े खोल के रखें, एयर एक्सचेंज होने चाहिए आपके कमरों में से, ताकि सो कॉल्ड, अब ये है कि बाहर पोल्यूशन ज्यादा है, अंदर इंटीरियर पोल्यूशन भी बहुत ज्यादा है। कभी कभी तो ये देखा गया है कि इंडोर पोल्यूशन इज मोर देन आउटसाइड पोल्यूशन, जिसको हम काउंट ही नहीं करते, जिसको काउंट नहीं करते। धूप अगरबत्ती को किस तरह से देखते हैं? हम तो उसको पोल्यूशन ही मानते हैं। भारतीयों की आस्था का ख्याल रखते हुए डॉक्टर साहब ने बहुत पोलाइटली कहा है कि हम उसे पोल्यूशन मानते हैं। अगर आप धूप अगरबत्ती जलाते हैं तो आप पहले ये सोच लें कि उस एनवायरनमेंट में आपको भी नुकसान हो रहा होगा, हो सकता है आपके बच्चे तक भी वो धुआं पहुंच रहा हो, तो इसको नहीं जलाना चाहिए, हम ये कह सकते हैं। देखिए मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंटली अगर बोलूँ तो जी, आस्था को मेंटेन करते हुए कि जिस समय में आप ये जलाएं, अगर आपके घर में कोई बूढ़े हैं या कोई एस्थमेटिक हैं, कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले लोग हैं, तो उनको उस समय वो ना हो तो अच्छा बात है। जैसे कि बच्चा स्कूल गया, अब लगा लो। दूसरा, डोर खोल के रखिए, दरवाजे खिड़की खोल के रखिए, ताकि उसकी जो स्मेल है या उसकी जो वो है वो निकल जाए। जी। आपकी आस्था भी रह गई और हमारा पॉल्यूशन भी ठीक रहा। जी। अब डॉक्टर साहब आते हैं उस सवाल पर जिसे लेकर भारतीय माँ बाप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं कि कफ सिरप जानलेवा हो सकते हैं, ये बात कितनी सच है? देखिए डेफिनेटली कॉफ सिरप जानलेवा हो सकते हैं, और एक तो कॉफ सिरप का हमारे को कोई रोल हमने बताया भी है कि है भी नहीं ज़्यादा, बहुत ही लिमिटेड रोल है जो है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ज़ीरो है, बट हाँ लिमिटेड रोल है, मैंने बताया। प्रॉब्लम तब आई, कॉफ सिरप अभी तक तो चल ही रहे थे ना जी, अभी भी लोगों के घरों में है। हाँ, जैसे ही ये वाली खबर आनी शुरू हुई वैसे ही लोगों में इंस्टा पे और इधर उधर सब जगह फैल गया एकदम बुरी तरह से कि भाई खांसी के तो सिर्फ खराब होते हैं। खांसी के सिर्फ बहुत ज़्यादा अच्छे कभी माने भी नहीं गए थे, बट हाँ जानलेवा हो सकते हैं, स्पेशली अगर उसमें से कोई पोल्यूटेंट्स आ जाएं, कुछ ऐसा टॉक्सिक मटेरियल उसमें सीप कर जाए, जैसे आपने देखा। परमिसिबल लिमिट के ज़्यादा था उसमें, है ना, और वो एक्सीडेंटली आया या इंसिडेंटली आया, नोबडी नोज। उतनी डिटेल्स हमारे पास नहीं है, इंटीरियर क्या इंटरनल वो है हमें नहीं पता, बट हाँ ये जरूर था कि उसी की वजह से प्रॉब्लम हुई, तो जानलेवा हो सकता है जरूर। 2 केमिकल कंपाउंड बार बार चर्चा में आ रहे हैं, और सालों से हम भी जब से हेल्थ केयर रिपोर्टिंग कर रहे हैं 2-4 साल में बार बार ये कहानियाँ आती हैं कि इथिलीन ग्लाइकॉल, DEG ये कॉफ सिरप में मिलाए जा रहे हैं और इसकी वजह से बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो कंपोनेंट है ये हर कफ सिरप में होता होगा, फिर कभी प्रॉब्लम होती है कभी नहीं होती, ऐसा कैसे? देखिए DEG जो है एक डाइथिलीन ग्लाइकॉल, एक कलरलेस स्वीट ऑब्जेक्ट है, लिक्विड है, ठीक है, और उसको ज़्यादातर लोग कॉफ सिरप में मिलाने का उसका मेन पर्पस है उसकी स्वीटनेस, उसको स्वीट करने के लिए, ताकि वो, क्योंकि जितने भी कॉफ फार्मूला हैं वो काफ़ी बिटर सॉल्ट्स होते हैं जी, तो उसके टेस्ट को, क्योंकि बचा लेगा नहीं, तो उसके कंसिस्टेंसी भी मेंटेन रखती है। तो जब उसको ऐड किया जाता है तो उससे एक तो स्वीटनेस हो गई, दूसरा प्रॉब्लम यह है कि जो कमर्शियल, इसे ये 2 तरह से यूज़ होता है, मेडिसिनल यूज़ के लिए भी है, कमर्शियल यूज़ के लिए भी है। कमर्शियल यूज़ में दूसरी अलग मशीन्स में और उसमें एंटी फ्रीज के तौर पे यूज़ किया जाता है, वो सस्ता होता है, तो समहाउ वो मेडिसिनल यूज़ के लिए लोग यूज़ करने लग जाते हैं फॉर वट एवर रीज़न, और जब वो ऐसा होगा और वो अगर परमिसिबल लिमिट से ऊपर जाएगा तो वो प्रॉब्लम होगा। इस समय में 48% के ऊपर था इसमें, 48%, जबकि 0.1% के आसपास परमिसिबल लिमिट मानी जाती है इसकी। ज़्यादा क्यों डाला जाता है, सस्ता बन जाए? मेरे ख्याल से ज़्यादा बाय मिस्टेक डला होगा, हमको लगता नहीं कि ज़्यादा किसी क्योंकि उसमें कोई फ़ायदा नहीं होगा उसमें ना, बट ये है कि वो मेरे को लगता है बाय मिस्टेक हुआ होगा। एंड बहुत बार ये ग्लिसरीन भी डाला जाता है उसमें, तो इसका ये और ग्लिसरीन सेम से उस तरह की होती है जी। ग्लिसरीन भी मीठी होती है, कलरलेस होती है जी,
तो क्या, कैसे, किस पर्पज से हुआ कहना बड़ा मुश्किल है, बट हाँ जो दो एस्पेक्ट्स हैं वो ये हैं कि एक तो ये सस्ता होता है जो कमर्शियल वाला है, दूसरा इसलिए उसमें यूज करते हैं ग्लिसरीन। कभी कभी आप उसमें बाय मिस्टेक भी डाल सकते हो कि ग्लिसरीन डालना चाहते थे और ये डाल दिया, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, ऐसा भी, इसकी भी संभावना है। संभावना दूसरी संभावना ये भी हो सकती है कि सस्ता है और बनाना ज्यादा है। बिल्कुल, ऐसा तो है ही। कमर्शियल एस्पेक्ट इसमें और प्रॉफिटेबिलिटी देखने के लिए भी हो सकता है करते हो, बट ऐसा कुछ हो सकता है। डीईजी बहुत सारे देशों में बैन भी है, बहुत सारे देशों में। सी, जब कॉफ सिरप भी बैन है तो डीईजी कहाँ से आएगा, इसलिए बैन है वो। मतलब मेडिसिन में और बच्चों के कॉफ सिरप में तो वैसे भी अलाउड ही नहीं है। बहुत सारे कॉफ सिरप में है, अभी भी है, बहुत सारे इसमें है, हमारे जितने अवेलेबल हैं उसमें अभी भी है। तो अब यक्ष प्रश्न तो यह है कि जिन माँ बाप के घर में या लोग अपने लिए भी यूज करते हैं, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, वो अब कफ सिरप से डरें या फिर यूज कर लें? कॉफ सिरप से तो डरना ही चाहिए, डरना ही चाहिए जब तक डॉक्टर आपको ना बताएं कि भाई आपको यूज करना चाहिए। आपको अभी क्या होता है बहुत बार कि डॉक्टर साहब मैंने 4-5 तरीके के कॉफ सिरप ले लिए, पेरेंट्स खुद भी बताते हैं, अपने बच्चे को लेके आए हैं, आपने बताया हमारी भी खांसी ठीक नहीं हो रही है, हम 5 कॉफ सिरप यूज कर चुके हैं, आप ही कुछ बता दो। फिर आप कौन सा बताते हैं? तो हम बताते हैं जरूरत ही नहीं हम बताते हैं अपने फिजिशियन को दिखाइए। बहुत बार लोग फिजिशियन से के पास जाने से डरते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। एटलीस्ट पता तो रहे कि कॉफ का कारण क्या है। क्या पता आप टीवी लेके बैठे हो अपने उसमें, या आप एस्थमेटिक हो, खांसे जा रहे हैं महीनों से। वैसे तो हम एक जमाने में दूरदर्शन पे देखते थे 3 हफ्ते से ज्यादा खांसी टीबी हो सकती है, इसीलिए उसको बनाया गया था। मैंने बताया एक्यूट कॉफ 3 हफ्ते से कम होती है, 3 हफ्ते से 8 हफ्ते तक यूजुअली उसको हम सब एक्यूट कॉफ बोलते हैं, और 8 हफ्ते से ऊपर अगर हो तो उसको क्रॉनिक कफ बोला जाता है। तो कितने हफ्ते से ऊपर की खांसी में डर जाना चाहिए? डेफिनेटली 2 हफ्ते के ऊपर आपको इवैल्यूएशन चाहिए। अच्छा, और जो आजकल लोग बोल रहे हैं कि प्रोलॉन्ग वायरल होता है, लंबे समय तक खांसी जुकाम होता है, फिर अपने आप चला जाता है, इसीलिए उसको टाइम पीरियड 2 हफ्ते के लगभग रखा गया कि बहुत सारे पेशेंट 2 हफ्ते तक लगभग ठीक हो जाते हैं। अगर वो नॉर्मल वायरल कॉफ था तो ठीक हो जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ओके, अभी जो सीजन मेडिसिन में कुछ एब्सोल्यूट नहीं है ना अभी जो सीजन आ रहा है डॉक्टर साहब, इसमें कॉफ एंड कोल्ड के आपके पास बहुत सारे केसेस आएंगे। जो लोग आपको सुन रहे हैं वो सोच रहे हैं आपसे बिना जाए एक ऐसी हैंडी प्रिस्क्रिप्शन हमारे पास हो कि पहले हम उसे इस्तेमाल करें फिर डॉक्टर शिशिर के पास जाएं, तो वो हैंडी प्रिस्क्रिप्शन आप लोगों को क्या देना चाहेंगे उनके बच्चों के लिए? सो हैंडी प्रिस्क्रिप्शन जो है सिंपल सा, आपको पहले तो इत्मीनान रखना है कि जो खांसी जुकाम है ये सीजनल खांसी जुकाम है, ज़्यादातर वायरसेस से और पॉल्यूशन से आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक तो धैर्य रखना है। आप देखिए 2-3 दिन अपने घरों में जो भी आप होममेड रेमेडीज़ हैं कर सकते हैं, है ना। अगर आपको लगता है कि खांसी बढ़ रही है, फीवर आ रहा है बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बच्चे का हाइड्रेशन अच्छा नहीं है, आपको लगता है यूरिन नहीं कर रहा बच्चा, ये एक ऐसा टाइम है जब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। बिकॉज डॉक्टर आपके इवेल्युएट करेंगे कि भाई ये सिंपल वायरल है या कुछ और भी है, क्या चेस्ट में कोई कंजेशन ज़्यादा हो गया है जिसके लिए आपको कुछ और दवाई की ज़रूरत पड़े। ये बात कि उसको कोई एक सिंगल कफ सिरप है जिससे आप उसको ठीक कर सकते हो, ये मेरे को लगा ये अब टाइम आ गया है कि हमें इस तरह की दवाई एक्सपेक्टेशन नहीं करनी चाहिए। आखिरी सवाल, क्या कोई कफ सिरप है जो सबसे सेफ मानेंगे आप? जी नहीं, कोई कफ सिरप सेफ नहीं है। न तो कफ सिरप सेफ है, और जैसा बार बार डॉक्टर शिशिर कह रहे हैं कि आमतौर पर बहुत सारे मामलों में कफ सिरप्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इस सर्दी साधारण खांसी जुकाम के साथ धैर्य रखें, घरेलू तरीकों का इस्तेमाल करें। आपके बच्चे को क्या सूट करता है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, लेकिन जब 3 से 4 दिन हो जाएं और आपकी परेशानी बढ़ जाए तो डॉक्टर के पास जाने के बारे में सोच लेना चाहिए और जल्द से जल्द डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। आपके जो भी सवाल होंगे आप उन्हें कमेंट सेक्शन में ज़रूर भेजिएगा। हम यहाँ फिर साफ कर दें, हमारे पास ऐसा कोई कफ सिरप का नाम नहीं है जो हम जवाब में लिख पाएँ, तो वो सवाल के अलावा जो सवाल आप चाहते हैं हमसे पूछिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। धन्यवाद पूजा जी।